नमस्कार। स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ का जो मराठा इतिहास हमने प्रारंभ किया था, आज जो हम देखेंगे कि पुनः मराठा शासन कैसे आया, जो और मराठा शासन में जो अंतिम शासक हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, ठीक है, वो और नागपुर के क्षेत्र में भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ नागपुर के अधीन था। ठीक, तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 1829 उस तिथि को एक समझौता हुआ था, एक संधि हुआ था रघुजीत रीति, है ना, जो कि नागपुर के भोंसला के उत्तराधिकारी थे और अंग्रेज प्रमुख किसके बीच, विल्डर के मध्य। और इसी के तहत 6 जून को क्या कर दिया गया, रघुजीत रीति को नागपुर का राज्य सौंप दिया गया। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, इसमें जो क्राफर्ड थे, ब्रिटिश अधीक्षक थे, है ना, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लिए जो नियुक्त थे, उन्होंने यहाँ का जो आधिपत्य है, यहाँ का जो अधिकार है, वो कृष्णा रावप्पा जो कि मराठा अधिकारी थे, उनके हाथ में सौंप दिया। तो यहाँ से प्रारंभ क्या हो जाता है, पुनः मराठा शासन। ठीक है, पुनः मराठा शासन प्रारंभ कब से हुआ, हम देखेंगे अगर तो ये हुआ है 6 जून 1830 से। ठीक है, तो देखो, अब नागपुर की गद्दी पे रघुजीत रीति बैठ चुके हैं। तो नागपुर एक राज्य है, नागपुर एक राज्य है, उसके अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटा क्षेत्र नहीं बोल सकते, क्षेत्र ही बोल सकते हैं, उसमें से एक है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के शासक नहीं थे रघुजीत रीति, वो पूरे नागपुर राज्य के शासक थे। ठीक है, तो जो संधि हुई उसके मुताबिक, उस समझौते के अनुसार वो नागपुर राज्य के शासक बन गए और छत्तीसगढ़ राज्य के भी शासक बन गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में आकर के उन्होंने शासन नहीं किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी को कहा गया जिल्हेदार। आप जिलेदार भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में आपको जिल्हेदार मिलेगा। और ये जिल्हेदार मिलने का अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि मराठी भाषा में जिल्हा कहा जाता है, जिले को जिल्हा। तो जैसे छत्तीसगढ़ को जिल्हा कहा जाता था और यहाँ के अधिकारी को जिल्हेदार कहा जाता था। तो ये जो जिल्हेदार होता था, रघुजीत रीति ने इनकी व्यवस्था ऐसे की हुई थी कि जो ब्रिटिश अधीक्षक थे ना, उनकी सारी शक्तियाँ जिल्हेदार के पास थी, है ना। पद का नाम ब्रिटिश अधीक्षक से बदल के मराठा अधिकारी या फिर जिलेदार कर दिया था उन्होंने। और उनके नीचे की जैसी व्यवस्था पहले थी ब्रिटिश अधीक्षक काल में, पूरी व्यवस्था वैसी थी। जो जो पद थे, जो प्रमुख थे, जैसी पॉलिसीज थी, जो योजनाएं थी, सारा कुछ वैसा का वैसा था, बस एक पद का नाम बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये जो जिलेदार था उसका मुख्यालय रायपुर रहता था, जैसे ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय रायपुर होता था, है ना। लेकिन हम जो सूबेदारी व्यवस्था उसमें जो देखे थे, तो सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर होता था, इसको मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो जो जिलेदार है उसका मुख्यालय रायपुर होता था। ठीक, वो अपने शासन का पूरा विवरण, जो डिटेल्स है, वो किसको देता था, किसको सेंड करता था, रघुजीत रीति को, क्योंकि वो उनका राजा था। ठीक है, पूरा विवरण जो है वो जिलेदार जो है वो रघुजीत रीति को भेजता था। आपको एक बात यहाँ पे ये समझनी है कि रघुजीत रीति यहाँ पे स्वतंत्र शासक नहीं थे, वो सारा कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। अभी भी उनके ऊपर अंग्रेज थे और उनका पूर्ण नियंत्रण था। रघुजीत रीति का पूर्ण नियंत्रण अपने शासन में नहीं था। ठीक है, वो अभी भी प्रभावित थे अंग्रेजों से, है ना। रेजिमेंट के अंडर ही थे वो, सॉरी, रेजिडेंट के अंदर ही थे वो। ठीक, इस समय रेजिडेंट जेनकिंस नहीं रहेंगे, कौन रहेंगे ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो रेजिडेंट के अंदर ही थे, उनकी सहमति के बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। समझ गए। तो ये कौन थे, ये जिलेदार थे। और ऐसा फिर शासन और प्रशासन सुगमता पूर्वक चलने लगा। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए जो नियुक्त हुए थे, टोटल कुल मिलाकर के 8 जिलेदार थे। और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है,
8 जिलेदार थे, उन 8 जिलेदारों का हमको केवल नाम जानना है और कुछ नहीं जानना है। ऐसा नहीं जैसे हम लोग ने सूबेदार के बारे में विस्तार पूर्वक देखा था, यहाँ पे जिलेदार की जानकारी वैसी मिलती भी नहीं है और हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। हमको केवल नाम जानना है और क्रम जानना है कि कौन कौन से कब कब आए। ठीक, कुल मिलाकर के 8 जिलेदार। तो 8 जिलेदार का मैं नाम बता रहा हूँ, उसके बाद एक बार बोर्ड में लिखूंगा। जो सबसे पहले आए, है ना, क्राफर्ड ने किसको हस्तांतरित किया था छत्तीसगढ़ की सत्ता? कृष्णाराव अप्पा। तो वही क्या रहेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार रहेंगे मराठा शासन में, पुनः मराठा शासन में। दूसरे क्रम पर आ जाएंगे कृष्णाराव अप्पा के बाद अमृतराव। कृष्णाराव अप्पा के बाद आ जाएंगे अमृतराव। अमृतराव के बाद आएंगे सदरुद्दीन। तीसरे क्रम पर सदरुद्दीन। ठीक है, कृष्णाराव अप्पा, अमृतराव, सदरुद्दीन। चौथा है दुर्गा प्रसाद। चौथे कौन है? दुर्गा प्रसाद। पांचवे हैं इंटुक राव। इंटुक राव, इंटुक राव मिले, कभी कभी आपको किसी किसी बुक में इंदुक राव लिखा हुआ मिलेगा। आपको इंदुक राव नहीं मानना है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको लेकर के चलना है, उसमें टाइपिंग मिस्टेक उतनी को कंसिडर करते हैं। एक चीज़ आपके लिए विशेष है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो, तो आप एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन को भी रीड किया करो। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन को भी रीड किया करो। ठीक, उसमें क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक रहता है, तो हिंदी का अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो इंग्लिश में वो करेक्ट रहता है। अभी जो CGPSC का जो अभी 2023 का जो अभी प्री हुआ है, उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, जब हम लोग उसको डील करेंगे तो वो मैं बताते चलूँगा। ठीक, पहले कौन आ गए? कृष्णाराव अप्पा। दूसरे क्रम पे आए अमृतराव। कृष्ण जी के पास अमृत होगा, कृष्ण जी के पास अमृत होगा। सदरुद्दीन, सदा होगा उनके पास, सदा ही अमृत होगा। 3 हो गए। उसके बाद दुर्गा माता भी आ गई, दुर्गा जी का प्रसाद मिलता है इसलिए दुर्गा प्रसाद हो गया। ठीक है, चौथे क्रम में कौन हो गए? दुर्गा प्रसाद हो गए। पांचवें क्रम में इंटुक राव। ठीक है, इंटुक बंटुक वाला। पांचवें इंटुक राव हो गए। ठीक, कितने बज गए? 3 बज गए। अब एक ऐसा नाम, इंटुक राव गोली मारने वाला, सखाराम बापू नाम सुने थे? सखाराम हरी जो सूबेदार था 7वें क्रम का, है ना, उसका एक नाम था सखाराम बापू। ये वो सखाराम बापू नहीं है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है, सखाराम बापू। 6वें क्रम के यहाँ पे मराठा अधिकारी जिलेदार हुए, सखाराम बापू। 7वें क्रम पे आएंगे आपको गोविंद राव। फिर से कृष्ण जी का एक अलग नाम आ गए ना, गोविंद राव। ठीक है, सखाराम बापू के बाद वापस गोविंद राव, और अंतिम और 8वें क्रम में है आपको मिलेंगे गोपाल राव। फिर से कृष्ण जी आ गए। तो प्रारंभ का पहला वाला कृष्ण जी और अंतिम के 2 भी कृष्ण जी हैं। ठीक है, अब एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे, आप लोग नोट करना। ठीक, ये है जिलेदार। एक सेकंड। ठीक, आपको लिखना है पहले कौन है? कृष्णराव अप्पा। कृष्णराव या फिर कृष्णाराव भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, अप्पा। अच्छा, ये पहले तो थे, और इसमें एक विशेष बात यह है कि जो नागपुर की जो सेना थी, है ना, नागपुर की जो सेना थी, उसमें ये मतलब नागपुर के राज दरबार में यहाँ आने से पहले ये फडनवीस थे। फडनवीस। अब ये फडनवीस क्या होता है, जब हम प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, है ना, पद देखेंगे तो मैं बताऊंगा। फडनवीस अभी मोटा मोटा मान के चलो, जो पैसे का हिसाब किताब रखता था, राजस्व से संबंधित था, लेखा जोखा जो रखता था। ठीक है, तो इसके साइड में लिख लेना, ये पूर्व में फडनवीस थे, है ना। दूसरे क्रम पर है अमृत राव। तीसरे क्रम पर है, क्या बताया था मैंने, सदरुद्दीन, है ना। कृष्ण जी आ गए अमृत लेके, सदा रहेंगे इसलिए सदरुद्दीन। ठीक है, उसके बाद दुर्गा माता आ जाती हैं, तो दुर्गा प्रसाद मिलता है उनका, दुर्गा प्रसाद, है ना। 5वें क्रम पे कौन आ गए? इंटुक राव, इंटुक बंटुक वाला, है ना। तो इंटुक
इंटुक राव, है ना। छठे नंबर पे आ गए, जिसको गोली लगी थी, क्या नाम है? सखाराम बापू। सातवें क्रम पर फिर से कृष्ण जी का दूसरा नाम गोविंद राव। आठवें क्रम पर फिर से एक बार नाम गोपाल राव, है ना। और ये सब क्या थे, कौन थे ये सब? कौन थे ये सब? जिलेदार थे, है ना, छत्तीसगढ़ के जिलेदार, है ना। और ये जिलेदार किसको अपना विवरण देता था? राजा को। इनका मुख्यालय कहाँ था? रायपुर में था। ठीक, यहां तक बातें क्लियर हो गई, यहां तक सबको समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक देख लो कि हमने देखा कि मराठा शासन आया यहाँ पे जब बिंबाजी भोसले आए। उसके बाद सूबेदारी व्यवस्था आ गई, जिसको हम सूबा शासन कहते हैं। उसके बाद अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आ गया, ब्रिटिश अधीक्षकों का। अब यहाँ से पुनः मराठा शासन आ गया, भोसला शासन। तो चार प्रकार के शासन आ गए, तो चार प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है हमको यहाँ पे। तो अगर एक तरीके से इसको कहा जाए कि पुनर्स्थापना हुई मराठा शासन की, यहाँ पे हुई ना, क्योंकि बीच में ब्रिटिश अधीक्षकों का काल था, ब्रिटिश नियंत्रण था, तो ये पुनर्स्थापना हुई थी। लेकिन जब ये पुनर्स्थापना हुई और पहले का जो सूबा शासन था और अभी वापस जब पुनः मराठा शासन आया, दोनों के बीच में गैप था, है ना, एक रिक्त स्थान था, वो 12 वर्ष का था। तो इस 12 वर्ष में बहुत सारी व्यवस्था परिवर्तित हो चुकी थी। अंग्रेजों ने सुधार कार्य बहुत सारे किए जो समाज में जरूरी थे। उन्होंने अपने हित को ऊंचा रखते हुए अपने हित संबंधी काम भी बहुत सारे किए। लेकिन जो कुप्रथाएं थी, जो असामाजिक तत्व थे, उनको मैक्सिमम इन्होंने ट्राई किया कि उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिलती है कि अब प्रजा के पास एक अधिकार आ गया था। प्रजा के पास ये अधिकार आ गया था कि जो सूबा शासन में जो मराठा अधिकारी थे, या उससे पहले के भी जो मराठा अधिकारी थे, जो अत्याचार करते थे, जो शोषण करते थे, और जिसकी खबर शासक को नहीं होती थी, और अगर होती थी तो भी प्रजा को इतना अधिकार नहीं था कि वो कुछ कर पाए। लेकिन यहाँ पे पहली बार छत्तीसगढ़ की प्रजा को एक अधिकार दिखता है, एक अधिकार मिलता है कि अगर वो चाहे तो अपने शासक या अधिकारी जो उनका शोषण करते हैं, और वो अगर उनकी नीतियों से खुश नहीं है, उनकी स्कीम से खुश नहीं है, है ना, उनके वर्क से खुश नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि नागपुर शासक के ऊपर अभी भी रेजिडेंट है, तो ये डायरेक्ट रेजिडेंट को कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, रेजिडेंट को अगर ये शिकायत करते हैं तो रेजिडेंट किसको तलब करेगा, किसको कांटेक्ट करेगा? सीधा नागपुर के शासक को। और नागपुर का शासक किसको कंप्लेन करेगा, किसको तलब करेगा? सीधा यहाँ पे जिलेदार को। तो ये व्यवस्था पहली बार आई थी। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि प्रजा को अधिकार तो मिल गया था, लेकिन प्रजा को ही इस बारे में पता नहीं था, इस बात के बारे में, इस राइट के बारे में कि हमको ये अधिकार है। प्रजा को ही नहीं पता था कि हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि प्रजा को ज्ञान नहीं था। ठीक है, वो अनभिज्ञ थे अपनी शक्तियों से, उनको सत्ता पलटने की शक्ति थी उनके अंदर, लेकिन उस शक्ति से ही वो अनजान थे। इस वजह से जो शासन प्रशासन जैसे चलता रहा वो चलता ही रहा। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है कि बीच में जो ब्रिटिश अधीक्षक काल आया था, फिर से पुनः भोसला शासन आया, तो जो सूबा शासन बीच में था ना, 1888 से लेकर के 1788 से लेकर के 1818 के मध्य, उनमें जो शोषणवादी चीजें हुई हैं, जो कमियां थी, जो गैर जरूरी गतिविधियां थी, जो अनावश्यक कृत्य हुए थे, जो घटनाएं थे, जो भ्रष्टाचार था, जो शोषण हुआ था, वो सारी चीजें अब वापस निकल करके ऊपर आ रही थी।
उस टाइम तो दब गई थी ना, क्योंकि सूबेदारी खुद थे, उनका ही शासन था। तो क्या हुआ था, अभी वो चीजें ऊपर निकल के आ रही थी। अब प्रजा, अंग्रेज और मराठा शासन, सबके सामने ये बातें थी। ठीक, एक तो सूबा शासन की बात हो गई। उसके बाद अगर रघुजी तृतीय भी यहाँ पे है, तो कुछ एकदम क्वालिटी वाले शासक नहीं थे। ठीक है, उन्होंने कुछ विशेष चीजें नहीं की हैं, एक दो सुधार किए हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं किया है। उनके समय में भी अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बहुत ही अनियमित था। यहाँ पे शासन बहुत ही अनियमित था, सुचारू रूप से नहीं चला है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाला ही रहा है। चीजें आपको एडजस्टिव नहीं दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, बस चल गया तो चल गया। और सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो राजस्व वसूली थी ना, तो रघुजी तृतीय के शासन में राजस्व वसूली नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्रजा इतनी त्रस्त हो चुकी थी। और बीच में जो ब्रिटिश अधीक्षक काल आया था, वो उनके लिए एक सहानुभूति वाला समय था, क्योंकि वो जूझ चुके थे सूबेदारी व्यवस्था से। तो अब उनके पास क्या था, अब कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो क्या देंगे। अब अधिकारी वसूल करने आए, अगर कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, किडनी फेफड़ा ले लेंगे क्या, क्या करेंगे। तो राजस्व वसूली, ना अधिकारी उस चीज के लिए इंटरेस्टेड थे, ना प्रजा के पास पैसा था। तो ये कमियां थी। पुनः मराठा या भोसला शासन जब अपने अस्तित्व में आया। ठीक है, चलिए, ये भोसला शासन और जिलेदार के बारे में बात हो गई। अब हम क्या देखेंगे, एक विशेष चीज जो हमको देखना है, ठीक है, वो देखना है इनके समय में विद्रोह हुआ है। ठीक है, रघुजी तृतीय के समय में कुछ विद्रोह हुए हैं, विद्रोह है ना, कुछ विद्रोह हुए हैं, ज्यादा नहीं, 4 विद्रोह हुए हैं। जनजाति विद्रोह नहीं है, जिसको मैं बहुत 3-4 क्लास में बताऊं, अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक, विद्रोह क्या क्या हुए हैं। पहला विद्रोह मिलता है हमको, और इस बार के सीजीपीएससी के क्वेश्चन में भी था ये, टिक द राइट स्टेटमेंट था ये। ठीक है, तो देखो, धमधा कहाँ पे, दुर्ग, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह हुआ था, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह हुआ था। अगर आपको याद आ रहा होगा, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह तो एक बार और पढ़ चुके हैं। किसके समय में, प्रथम मराठा शासक छत्तीसगढ़ के बिंबाजी भोसले के समय में, जब वो उनका विरोध कर रहे थे, आसपास की जमींदारियों को बिंबाजी भोसले के विरुद्ध उनके अगेंस्ट भड़का रहे थे, एक प्रोटेस्ट टाइप का कर रहे थे वो। तो उन्होंने जब आक्रमण करने के लिए सेना तैयार कर ली थी बिंबाजी भोसले ने, तब उनको खबर लगी थी धमधा के गोंड राजा को, और उन्होंने अपनी पत्नी सहित जल समाधि ले ली थी और वो मृत हो गए थे। तो वही विद्रोह वापस एक बार हुआ है, मिक्स नहीं करना, 2 बार हुआ। ठीक है, एक पहले, सबसे पहले शासक के टाइम पे, एक अंत वाले शासक के टाइम पे। तो इस बार का जो धमधा का जो गोंड राजा था, ये विद्रोह हुआ है 1830 में, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह 1830। और ये जब विद्रोह हुआ, ठीक, तो उनका कहना ये था कि वापस भोसला शासक आ गए, अब फिर उनकी नीतियां शोषणकारी हैं, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना बहुत सही था ना। ठीक, सूबा शासन, मराठा शासन, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, फिर भोसला शासन, आदमी की तो जिंदगी खत्म हो जाएगी ना। तो उन्होंने विद्रोह किया, किन्होंने, धमधा के गोंड राजा ने। ठीक है, 1830 में, किसके समय हुआ, रघुजी तृतीय के समय। अब वो विद्रोह शांत कैसे हुआ, विद्रोह शांत हुआ 1830 में। यहाँ पे जिलेदार कौन थे, कृष्णराव अप्पा थे। तो जब इनको सूचना मिलती है कि धमधा के गोंड राजा प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, विद्रोह पे, तो वो 2 किस्म की सेना लेकर के जाते हैं, एक पैदल और एक घुड़सवार, है ना। 2 प्राथमिक सेनाएं हैं, एक पैदल और एक घुड़सवार, हाथी सेना और रथ जो है वो
उच्च स्तरीय है। ठीक है, तो घुड़सवार और पैदल सेना के साथ जाते हैं, मार पीट के ठोक पीट के एक करके आ जाते हैं। इस प्रकार से दमन हो जाता है धमधा के गोंड राजा के विद्रोह का। समझ गए? नाम वाम कुछ नहीं याद रखना है, बस तिथि याद रखना है, क्योंकि 2 बार हुआ है। ठीक, दूसरा जो विद्रोह है धमधा के गोंड राजा का विद्रोह हो गया। अब एक स्थान मिलता है हमको बरगढ़, आपने सुना होगा, बरगढ़ जमींदारी का विद्रोह। बरगढ़ जमींदारी का विद्रोह। अब ये बरगढ़ जमींदारी आपको पता है कहाँ पे है? बरगढ़ नाम सुने हो आप? बरगद नहीं, बरगढ़, उड़ीसा वाला। ठीक है, उड़ीसा वाला बरगढ़ है। अब ये जो बरगढ़ जमींदारी थी, हालांकि आप महासमुंद से जाओगे है ना, तो तुरंत पड़ेगा वो NH 53 में ही, लेकिन उसका जो क्षेत्र था, तात्कालिक क्षेत्र, उस समय का जो क्षेत्र था, उस टाइम पीरियड का, है ना, तो उसकी बरगढ़ की जो सीमा थी वो लगती थी रायगढ़ जिले से, अभी का जो वर्तमान का रायगढ़ है। ठीक, उस समय रायगढ़ एक रियासत था और बरगढ़ क्षेत्र एक जमींदारी थी। समझना ना, मैं आपको बताऊंगा जब भी प्रशासन पढ़ेंगे, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बोला था खालसा क्षेत्र होता है। क्या होता है खालसा क्षेत्र? जमींदारी, रियासत, तीनों अलग है। बहुत लोग बोलेंगे, आपको बुक में मिलेगा, रियासत जमींदारी एक है, अलग है, सब अलग है। ठीक है, तो रायगढ़ एक रियासत था जो कि ऊंचा दर्जा प्राप्त किया हुआ होता है, और बरगढ़ एक जमींदारी थी। ठीक है, तो जो बरगढ़ का जो जमींदार था, नाम था उनका अजीत सिंह। अजीत सिंह नाम था बरगढ़ के जमींदार का। वो भी विद्रोह किस लिए कर रहे थे? मराठा शासन और ब्रिटिश शासन का संयुक्त विरोध कर रहे थे, इनकी नीतियों का। उनके पुत्र भी थे एक, बलराम सिंह। अजीत सिंह पिता हैं, बलराम सिंह पुत्र हैं। विद्रोह का समय भी लिख लो आप, 1833 से 1845। 1833 से 1845 बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह। ठीक है, अब अजीत सिंह विद्रोह कर रहे थे, साथ में उनका पुत्र भी आ गया था। क्या नाम है? बलराम सिंह। ठीक, तो देखो अब अंग्रेजों ने क्या किया। देखो सब चीज़ अंग्रेजों के हाथ में था। रघुजी तृतीय नाम मात्र के शासक थे, इसके लिए वहाँ उनका जहाँ पे उल्लेख आएगा मैं बताऊंगा आपको। बाकी जितनी भी कार्रवाई है मान के चलो अंग्रेजों ने ही की है। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों का था, अल्प नियंत्रण रघुजी तृतीय का था। अल्प नहीं, नियंत्रण ही नहीं था उनका। ठीक, तो क्या करते हैं, जब ये सूचना रायपुर जिलेदार को आती है, ठीक है, सूचना रायपुर जिलेदार को मिली, अंग्रेजों के पास गई सूचना, अंग्रेजों के पास भी गई सूचना, तो वो क्या करते हैं, इस समय रायगढ़ के जो रियासत के जो राजा होते हैं, देवनाथ सिंह, नाम मिक्स नहीं करना, रायगढ़ एक रियासत है इसलिए उनके राजा कौन है? देवनाथ सिंह। बरगढ़ एक जमींदारी है, इसके लिए वहाँ के जमींदार कौन है? अजीत सिंह, और उनके पुत्र हैं बलराम सिंह। तो अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेजी शासन ये बोलती है देवनाथ सिंह से कि तुम्हारे अंडर का क्षेत्र है, तुम देख लो बात यहाँ तक क्यों आ रही है। तो फिर ये क्या करते हैं, सेना लेकर के जाते हैं, अजीत राय को मारपीट के गिरफ्तार कर लेते हैं। अब अजीत राय को भेज देते हैं रांची जेल, क्योंकि उस समय पास का जेल जो बड़ा जेल था वो रांची था। तो रांची जेल में अजीत सिंह खुदकुशी कर लेते हैं, ग्लानी से, है ना, गिल्ट से वो क्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं अजीत सिंह। अब अजीत सिंह खुदकुशी कर लेते हैं, उनका पुत्र बलराम सिंह भी जेल में होते हैं। तो अंग्रेज बोलते हैं भैया समझौता कर लो, तुम निकलोगे, तुम बाहर फिर क्या करोगे, फिर विद्रोह करोगे, तुमको डालेंगे, तुम जहर वहर खा लोगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, समझौता करते हैं। समझौते में क्या लिखवाते हैं उनसे कि तुम बाहर जाओगे तो शांति व्यवस्था कायम रखोगे, ये विद्रोह नहीं करोगे, ठीक है, तुम्हारे जीवन यापन के लिए तुमको 10 गांव दे रहे हैं हम, ठीक है। तो उनको उनके जीवन यापन के लिए 10 गांव दे देते हैं, ये 10 गांव तुम्हारा है, ठीक है, और उनको रिहा कर देते हैं।
1845 की बात हो रही है, विद्रोह चालू हुआ था 1833 में, देख लो ड्यूरेशन देख लो, 12 साल का है। ठीक, और चूंकि रायगढ़ के जो राजा रहते हैं रियासत के, देवनाथ सिंह, वही ये कार्रवाई करते हैं पूरी, तो उनको बरगढ़ जमींदारी भेंट स्वरूप दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, गिफ्ट कर दिया जाता है। समझ गए? तो ये क्या था, ये क्या था, बरगढ़ जमींदार का विद्रोह था। 2 विद्रोह हो गए। अब 2 विद्रोह मैं आपको 5 सेकंड में बता रहा हूं। एक तारापुर का विद्रोह है और एक मेरिया विद्रोह है जो इनके शासनकाल में हुआ है। अब आपको ट्रिकी क्वेश्चन बता रहा हूं। अगर पूछा जाए तारापुर का विद्रोह या मेरिया विद्रोह, चलो तारापुर का विद्रोह किस शासक के समय में हुआ है, तो मेरे होशियार बच्चों आप लोग क्या करोगे, चुपचाप से देखोगे, महिपाल देव और मार दोगे, सॉरी भूपाल देव करोगे और मार दोगे। ऐसा नहीं है। अगर पूछा जाए तारापुर विद्रोह के समय बस्तर का शासक कौन था, तो आपको भूपाल देव लगाना है। और अगर पूछा जाए कि तारापुर विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ का शासक कौन था, तो आपको रघुजी तृतीय लगाना है। समझ गए? और ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब तो आएगा। ठीक, तो तारापुर का विद्रोह कब हुआ, 1842 से 1853, 53-54 ले लो। ठीक है, ये तारापुर का विद्रोह हम जानते हैं, दलगंजन सिंह, भूपाल देव, है ना, ये हो गया। एक मेरिया विद्रोह नरबली प्रथा वाला, हिड़मा मांझी, याद आया, शेर खां, मैकफर्शन, नरबली प्रथा, मेरिया विद्रोह 1842 से 1863, आधा भूपाल देव के समय, आधा भैरम देव के समय। उस समय छत्तीसगढ़ में कौन थे, रघुजी तृतीय। तो 4 विद्रोह हो गए, यहां पे लिख दे रहा हूं एक बार, ठीक है। 4 विद्रोह कौन कौन से है, धमधा, इसमें ना ब्रैकेट में दुर्ग लिख लो, है ना, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह, ठीक है, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह। तिथि क्या है इसमें, 1830 ईस्वी, है ना। जो दूसरा हमने देखा, ये बरगढ़ वाला ज़्यादा बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, है ना, बहुत लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, जमींदार का विद्रोह, ठीक है। तिथि क्या है इसकी, 1833 से 1845 ईस्वी, ठीक। तीसरा और चौथा हम जनजाति विद्रोह में कवर कर चुके हैं। तीसरा क्या बताया मैंने आपको, तारापुर का विद्रोह, है ना, तारापुर का विद्रोह। और ये जो है इसमें लिख लो तिथि 1842 से 1854। और इसमें क्या है, मेरिया विद्रोह, नरबली वाला मेरिया विद्रोह, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ये कब से कब तक है, 1842 से 1863, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के विद्रोह हो गए थे। अब इन्होंने कुछ सुधार कार्य भी किए थे। अच्छा, एक चीज यहां पे और लिख लो, फिर देखते हैं। तालुकदारी व्यवस्था पिछली क्लास में हमने देखा था, है ना। कौन थे भाई, मिस्टर सैंडिस, जो तालुकदार व्यवस्था के जन्मदाता थे, तालुकदारी व्यवस्था के, ठीक है। ठीक, तो यहां पर उसी व्यवस्था के तहत रघुजी तृतीय ने क्या किया था, 2 ताहूतों का निर्माण करवाया था। ताहूतदारी व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने 2 ताहूतों का निर्माण करवाया था। किन्होंने, रघुजी तृतीय ने। पहला जो ताहूत है सिरपुर, सिरपुर को ताहूत का दर्जा दिया, उसको ताहूत के रूप में निर्माण करवाया। तिथि थी 1834। और दूसरा जो ताहूत है वो है लवन।
1848। लवन है बलौदाबाजार में और सिरपुर है महासमुंद में। ठीक है, समझ गए। दो ताहूतों का निर्माण करवाया था, एक तो सिरपुर 1834 में और लवन जो कि बलौदाबाजार में है वो है 1848 में। ठीक, यहां लिख दे रहा हूं। दो ताहूतों का निर्माण किसने करवाया? रघुजी तृतीय ने। पहला क्या था? सिरपुर। ठीक है, 1834। और दूसरा क्या था? लवन। लवन है ना, ये कितना है? 1848। ठीक है, ये कहाँ पे है? बलौदाबाजार में। बलौदाबाजार ऐसे तो लिखते हैं क्या? ठीक, ये कहाँ है? महासमुंद में। ठीक है, तो यहां तक की बातें हुई। अब इनके जो सुधार कार्य हैं वो देखते हैं हम। तो सुधार कार्य जो थे, इन्होंने क्या किया था? तीन प्रकार के आपको इनके सुधार कार्य दिखेंगे जो विशेष कार्य हैं। ठीक है, पहला है सती प्रथा, आप लोग ने सुन रखा है। हम कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था से देखते चले आ रहे हैं, अल्हड़देव है ना। उसके बाद भीमबाजी भोसले की 3 पत्नियों में से एक पत्नी। ठीक है, यहां से सती होने के प्रमाण हमको मिलते हैं। तो अंग्रेजों ने ना कुछ कुछ कार्य ऐसे किए थे जो कुप्रथाएं थी, जो अमानवीय संगतियों को बढ़ावा देती थी। ऐसी प्रथाओं का उन्होंने सर्वनाश कर दिया है ना, उसको खत्म ही कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे सती प्रथा उन्मूलन की एक कार्रवाई देखने को मिलती है जो रघुजी तृतीय के समय में हुई है। जो इंसिडेंट है वो रघुजी तृतीय के समय में हुआ है। तो देखो, 4 सितंबर 1829, 4 सितंबर 1829 को जो कंपनी प्रमुख है ना ब्रिटिशर्स के, वो आदेश देते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी को। उस समय प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है, जब हम आधुनिक छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे था, है ना, मध्य प्रांत में। तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, वहां पे आदेश देते हैं ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश हुकूमत आदेश देती है ये 4 सितंबर 1829 को, तुम ये प्रथा को खत्म करो, तत्काल प्रभाव से इस प्रथा को खत्म करो। ठीक है, तो वहाँ के जो शासक रहते हैं वो क्या करते हैं? मान लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाता है पूरे भारत के लिए कि भाई वो ख़त्म कर दिया है, अब तुमको क्या दिक्कत है ख़त्म करने में? क्या तुम थोड़ी सती हो रहे हो? तुम आगे में कूदोगे क्या? तो सेम चीज़ है जब नागपुर के शासक रघुजी तृतीय को कहा जाता है कि तुम भी ख़त्म करो, उनको भी आदेश आता है। ठीक है, उनको भी आदेश आता है। और 31 सितंबर 1831 में रघुजी तृतीय पूरे नागपुर राज्य में आदेश प्रचारित करते हैं, एक घोषणा करते हैं कि अब से सती प्रथा प्रतिबंधित है। सितंबर 1831 को रघुजी तृतीय घोषणा करते हैं कि अब से सती प्रथा क्या है? प्रतिबंधित है, प्रतिबंध लग चुका है उसके ऊपर। ठीक, तो एक ये सुधार कार्य हो गया, सुधार कार्य हो गया। ठीक है, एक ये सुधार कार्य होगा। दूसरा सुधार कार्य आपको लिखना है नरबली प्रथा के ऊपर। ठीक है, नरबली प्रथा विशेषकर से बस्तर और करौंद के क्षेत्र में होता था। करौंद, करौंदा वाला करौंद, विशेष रूप से बस्तर और करौंद वाले क्षेत्र में होता था नरबली प्रथा। अब आप अगर बोलोगे कि करौंद क्या है करके, तो करौंद के
बाजू में ब्रैकेट में लिखना कालाहांडी, ठीक है। जब हम बस्तर की जो सीमा है कालाहांडी से लगी हुई है, तो जब हम NH ठीक NH30 से जाते हैं, वहाँ से एक दूसरा चालू हो जाता है जो उड़ीसा जाता है, ठीक है। तो जो बस्तर और कालाहांडी का जो बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है वो करौंद क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। वहाँ पे उस सीमा में, बस्तर और कालाहांडी के बीच की सीमा में जो करौंद वाला हिस्सा है, वहाँ पे ये प्रथा दंतेवाड़ा से भी ज़्यादा उच्च स्तर पे था। जैसे दंतेवाड़ा में मान के चलो कि महीने में 2 बार नरबली प्रथा होती थी, वहाँ हफ्ते में 1 बार होती थी, ऐसे मान के चलो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स के द्वारा करौंद जो जगह का नाम है, स्पेशली उस प्लेस को टारगेट किया गया। साथ में दंतेवाड़ा तो था ही, ठीक है। तो नरबली प्रथा का इन्होंने उन्मूलन किया, उसमें अपनी सहभागिता, अपना इंपॉर्टेंस दिखाया उसमें, ठीक है। अब देखो, नरबली प्रथा का अच्छे से सुनना, ये पता कैसे चलता है कि यहाँ पे नरबली प्रथा हो रही थी, यहाँ पे काटा जाता था इंसानों को। आप आम इंसान जाके नहीं देख सकता था उस प्रथा को। तो जो नरबली प्रथा थी, ये सबसे पहले जानकारी हमको मिलती है मधुरांतक देव, जो कि क्या थे, नागवंशी शासक, छिंदक नागवंश के। बस्तर का जो छिंदक नागवंश था, उसमें तीसरे नंबर के शासक आते हैं मधुरांतक देव, 1065 से 1069 ईस्वी। याद आ रहा है कुछ? उनका राजपुर से एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें नरबली प्रथा का उल्लेख था, ये मैंने आपको बता चुका है, नोट्स में जाके देखना। तो उनका जो ताम्रपत्र मिलता है राजपुर से, उस ताम्रपत्र में उल्लेख है कि नरबली प्रथा है यहाँ पे, और उसमें शक संवत उल्लेख है 987 शक संवत, और उसको अगर विक्रम संवत में देखते हैं तो हमको मिलता है 5 अक्टूबर 1069। 5 अक्टूबर 1069 उस ताम्रपत्र में ये तिथि उल्लेख है, तिथि का उल्लेख है, उल्लेखित है ये तिथि, ठीक है। ये तिथि हो गई, ताम्रपत्र की तिथि हो गई ना। अब क्या होता है, उसी ताम्रपत्र में एक और जानकारी मिल रही है। अब देखो, ताम्रपत्र मिला कब से है? 1069 में लिखा हुआ है, मतलब पहले से प्रथा चली आ रही है, और ठीक है। हाँ, उस ताम्रपत्र में ये उल्लेख है, ये विवरण मिलता है हमको कि मणिकेश्वरी देवी, अब ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, माणिक्य देवी या मणिकेश्वरी देवी, ठीक है। मणिकेश्वरी देवी वर्तमान दंतेवाड़ा, ये मणिकेश्वरी देवी जो नाम है, ये हमको मिलता है छिंदक नागवंश के ही 8वें क्रम के शासक हैं नरसिंह देव, है ना। उनके समय में उल्लेख मिलता है कि मणिकेश्वरी देवी के उपासक थे, और उसका संदर्भ बताया जाता है दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर से। तो इसमें विवरण मिलता है कि मणिकेश्वरी देवी वर्तमान में दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी में, है ना, नरबली प्रथा के लिए भ्रमर कोट्य मंडल से, ध्यान से सुनना, नरबली प्रथा के लिए भ्रमर कोट्य मंडल से राजपुर ग्राम दान में दिया जा रहा है या दिया जाता है। और भ्रमर कोट्य मंडल याद आ रहा है? कोंडागांव वाला क्षेत्र, नारंगी नदी का उत्तरी भाग, कोंडागांव वाला क्षेत्र, मतलब भ्रमर कोट्य मंडल से राजपुर का ग्राम नरबली प्रथा के लिए, है ना, मणिकेश्वरी देवी मंदिर में नरबली प्रथा के लिए राजपुर का ग्राम भ्रमर कोट्य मंडल से दान किया जाता है, ये विवरण मिलता है। आपको तिथि का भी पता चल गया, ठीक। अब जब हम एरिया विद्रोह पढ़े थे तो आपको पता था, ये सारी डिटेल्स आपको पता है, ठीक। अब यहाँ तक तो ये ताम्रपत्र की बात हुई। अंग्रेज को अभी ताम्रपत्र थोड़ा ना मिला होगा उस समय, ठीक। अंग्रेज को ये पता तब चलता है जब महिपाल देव और भैरम देव का शासन चलता है, ठीक है।
सब काकतीय राजवंश के शासक हैं। उनके समय में ये प्रथा जो है बहुत ही और ज्यादा होने लगी थी, बहुत ज्यादा होने लगी थी ये प्रथा जो है, नरबलि प्रथा। ठीक है, तब अंग्रेजों के संज्ञान में ये चीजें आई कि ऐसा ऐसा प्रथा होता है, इंसानों को काटा जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा नरबली प्रथा वाले में अपन जाते हैं। आपको याद होगा मैकफर्सन को अपॉइंट करते हैं कि जाओ भाई जांच वाच करो करके। मैकफर्सन जांच करके बोलते हैं हाँ है, तो एक प्रथा होती है, नाम है ताड़ी पेन्नू, माटी देव पूजा, है ना। तो माटी देव पूजा, ताड़ी पेन्नू में एक संस्कार होता है, उनकी पूजा में एक संस्कार होता है जो नरबली प्रथा के रूप में है, और ये सार्वजनिक तौर पे होता है, खुले में होता है, किसी एक बंद रूम दरवाजा या कहीं पे नहीं होता है, खुले में होता है और सार्वजनिक है ये उत्सव जो है वो, जो मेरिया विद्रोह मेरिया जो उत्सव है वो। ठीक है, नरबली प्रथा तो ये था ना, मैकफर्सन याद आ रहा होगा। ठीक, तो क्या होता है उस समय, कैंपबेल को कौन भेजते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग्स भेजते हैं, द्वितीय, है ना, 44 से 48, 1844 से 1848, लॉर्ड हॉर्डिंग्स प्रथम ये भेजते हैं किसको, कैंपबेल को। कैंपबेल उड़ीसा में रहता था, है ना, वहाँ का अधिकारी था, वहाँ का कुछ कुछ देखता था वो, उसको बुलाए कि जाओ देखो। तो कैंपबेल क्या करते हैं, शेर खां नाम याद आ रहा है, रायपुर का तहसीलदार, क्रूर आदमी, खतरनाक, उसको बुलाते हैं, वो दमन करता है। ठीक, तो इसको इन्होंने क्या किया था, रघुजी तृतीय ने उस समय जब इनको आदेश मिला था अंग्रेजों से कि उसको बंद करो, तो इन्होंने आदेश प्रसारित किया था कि भाई बंद करो, अमानवीय चीज है। ठीक है, तो एक सती प्रथा का उन्मूलन हो गया, और एक जो दूसरा है वो क्या है, नरबली प्रथा का उन्मूलन, इसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। तो दो बहुत बड़े कार्य किए ना, एक सती प्रथा को समाप्त कर दिया और एक नरबली प्रथा को। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 22 साल तक सेना खड़ी थी दंतेश्वरी मंदिर में, और इसी के बाद से अंग्रेज और आदिवासी जो बस्तर के हैं दोनों के मध्य बहुत ज्यादा शत्रुता हो गई थी। ठीक है, चलिए, दो इन्होंने सुधार कार्य किए। तीसरा सुधार कार्य ये है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिख देता हूं, है ना, फिर उसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, 10 मिनट की क्लास रह गई है। चलिए, तो ये हो गया। अब जो तीसरा सुधार कार्य उन्होंने किया था, ठीक है, जो तीसरा सुधार कार्य है उसको हमको देखना है, ठगों का उन्मूलन। ठगों का उन्मूलन, अब ये ठगों का उन्मूलन क्या है, ठीक है, ठगों का उन्मूलन, और ये ठगों के उन्मूलन में आप लिखना कि ये कौन थे जो ठग थे, ये कौन से ठगों की बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे ये प्रसंग आपको देखने मिलेगा, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे ये चीज़ भी हुई थी, और इस पर अंकुश किसने लगाया था, रघुजी तृतीय ने लगाया था। अब क्या था भाई, ये कौन थी ये ठग, मुल्तान नाम सुना हुआ है आपने, मुल्तान का सुल्तान, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग नहीं आएगा अभी, है ना। तो जो मुल्तान का सुल्तान है, मुल्तानी मिट्टी वाले जो लोग होते थे वो मुल्तान से आए थे, पाकिस्तान, ठीक है। मोहम्मद गौरी के समय ये भारत आया 12वीं सदी में, और यहाँ पे कुछ लोग बस गए, ठीक है। बहुत ही क्रूर रहते थे ये, बहुत ही खतरनाक थे, कठोर वाणी थी, बात करते नॉर्मल, चाय दे दे करके तो ऐसा लगता कि चाकू दे दे, ठीक है। और कृषक थे, सामान्य से अपना कार्य करते थे। फिर अकबर का शासनकाल चालू हुआ, और एक समय ऐसा आया कि भीषण अकाल पड़ा, कहानी सुनो, है ना, भीषण अकाल पड़ा। अब अकाल पड़ा, अब मैंने क्या बताया, इनका व्यवसाय क्या था, कृषि था ना, कृषक थे। अब अकाल पड़ा, सिंचाई का
पानी नहीं मिलेगा सिंचाई के लिए, खेत सींचे नहीं जाएंगे तो फसल कहाँ से होगी। अब फसल नहीं हुई, उसके बाद अकबर का शासनकाल था, अधिकारी आए लगान वसूलने के लिए, राजस्व वसूलने के लिए। ये राजस्व नहीं दे पाए क्योंकि खेती तो हुई नहीं थी, इनके पास खुद पर्याप्त धन नहीं था, पर्याप्त क्या धन ही नहीं था। तो इनको यातनाएं देने लग गए, ये परेशान करने लग गए लगातार, और तब भी नहीं दिए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कारागार में और भी यातनाएं देने लग गए। ये तो वैसे ही पहले से क्रोधित लोग थे, और इनका क्रोध का स्तर और बढ़ गया, और भी ज़्यादा एंगर इनमें बढ़ गया। ठीक, तो बाकी पूरे समुदाय के लोग और जितने मुल्तानी लोग थे, वो लोग ने अब प्रतिक्रिया के रूप में विद्रोह किया। विद्रोह नहीं किया, अपने जीवन यापन के लिए उनके पास केवल एक माध्यम रह गया था, अब भूखे थोड़ी ना रहते, तो उन्होंने लूट मार प्रारंभ कर दिया। लूट मार प्रारंभ कर दिया। अब जब अकबर को यह पता चला कि ये तो लूट मार पे आ गए हैं, तो उन्होंने इनको पकड़ पकड़ के इनका धर्मांतरण करवाना प्रारंभ कर दिया। अब ये मुल्तानी लोग और परेशान, अब क्या करें। तो ये लोग क्या किए, ये लोग देखते चले गए कि जो अकबर की जो मुगल सेना है वो और किसी किसी क्षेत्र में जा रही है, हमको तो क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, हम तो आके यहीं पे बस गए। और भी तो क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनकी एक सेना के पीछे पीछे छुप छुप के चले गए। वो सेना जा रही थी उत्तर से दक्षिण की ओर। अब दिल्ली में अकबर जी बैठे थे, है ना, वहाँ से दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर सेना आ रही थी, ये भी पीछे पीछे आ रहे थे। अब आते आते मध्य प्रदेश क्रॉस किए, उसके बाद छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आ गए। उनको मज़ा आया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में धान ही धान है, क्योंकि कहाँ से थे, कृषक थे ना, धान देख के ही तो खुश होंगे ना। खुश हो गए, धान का कटोरा में आ गए ना, अब कटोरे में ऐसे उड़ा उड़ा के खेलेंगे, तो धान के कटोरे में आ गए वो। ठीक, खुश, भाषा भी नहीं समझ आ रही है, जवाब भी नहीं देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ी में, और खुश हो गए मुल्तानी लोग। ठीक, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी है, तो यहाँ पे आके वो बस गए। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मुल्तानी लोग कहाँ से आए, आ गए। लेकिन अब उनको शॉर्टकट मिल चुका था ना, अब थोड़ी ना किसानी करेंगे, वैसे भी ज़मीन चाहिए ना। शॉर्टकट कैसे मिल गया था, लूट मार से। तो वो जो उनका ये जो जॉब था लूट मार करने वाला, 10 से 5 नहीं करते थे, रात में करते थे। ठीक है, 10 से 5 रात में करते थे। अब वो लूटते किसको थे, जो छोटे व्यापारी रहते थे ना, उनको लूटते थे। बहुत बड़े धनाढ्य को नहीं लूटते थे वो, बहुत बड़े एकदम किसी रिच पर्सन को नहीं लूटते थे। और किसको भी लूटते थे, हर एक चीज़ लूट डालते थे। कोई सोना लेके जा रहा है उसको लूट लिए, कोई पैसा लेके जा रहा है उसको लूट लिए, कोई खाने का सामान लेके जा रहा है उसको लूट लिए, कोई अपने पशु को लेके जा रहे हैं उसको लूट लिए। गाय भैंस बकरी सब लूट डालते थे, बच्चा बच्चा सब लूट डालते थे। ठीक है, बारात जा रही है तो भी लूट डालते थे। तो ऐसे ऐसे करते इनका एक मुख्य पेशा लुटेरा हो गया था, लुटेरा। ठीक है, इसके लिए इनको लुटेरा कहा जाने लग गया था। तो इससे जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था बहुत प्रभावित था, परेशान हो जाते थे लोग। तो जब बात पता चली किसको, रघुजी तृतीय को। अब रघुजी तृतीय को पता चली, मान के चलो कि रेजिडेंट को पता चली, तो कुछ तो करेंगे वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मुखियाओं का नाम मिलता है हमको, है ना, मुल्तान के ठगों का, जो मुल्तानी लोगों के ठगों के जो मुखिया थे उनका नाम जो मिलता है, 3 नाम आपको याद रखना है। एक है सलावत, सलावत एक नाम है सलावत, दूसरा नाम है उदा हुस्न, सलावत उदा हुस्न, तीसरा है प्यारे जमादार। ठीक है, ये मुखिया थे, उदा हुस्न, सलावत और प्यारे जमींदार, ये मुखिया थे मुल्तानी लोगों के जो ठग थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। और उनके 2 नेताओं का नाम मिलता है, उमर खां और खिलाफत खां।
उमर खां और खिलाफत खां ये नेता है। मुखिया अलग है, मुखिया 3 है, नेता 2 हैं। उमर खां खिलाफत खां नेता है, मुखिया कौन है? 3, है ना? ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? अभी बताया था ना, सलावत, उदा, हुस्न, प्यारे जमादार। ठीक, चलो ये तो सुन लिए। अब एक और चीज रह जाती है। अब अगर ये पकड़ा जाते थे तो इनको सजा क्या मिलती थी? बहुत खतरनाक सजा मिलती थी। जो अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो सजा है वही मिलता था इनको। या तो मृत्युदंड दिया जाता था या तो काला पानी की सजा होती थी, अंडमान वाला, ठीक है, जहाँ पे क्रांतिकारियों को रखा जाता था। या तो अंडमान में भेज देते थे या तो फिर शहीद कर देते थे, ठीक है, मृत्युदंड। अब इस समय जो गवर्नर जनरल रहते हैं, ठीक है, 1829 से 1835 के समय विलियम बेंटिंक 1839 से 29 से 1835। तो विलियम बेंटिंक क्या करते हैं, वहीं से तो आदेश मिलेगा ना, क्योंकि ये कोई क्षेत्रीय इशू नहीं था, ये नेशनल इशू था, ठीक है, केजीएफ टाइप से नेशनल इशू था। तो ये क्या करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, जो कि गवर्नर जनरल रहते हैं, वो आदेश देते हैं, ठीक है, नागपुर राज्य को। और वो अपने कर्नल स्लीमैन, नाम याद रखो, कर्नल स्लीमैन, बहुत सामान्य से व्यक्ति थे, उनको अधीक्षक के पद पर नियुक्त करके यहाँ लाया जाता है नागपुर में, और विशेषकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। कर्नल स्लीमैन नियुक्त करने वाला कौन है? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1829 से 1835। अब ये कर्नल स्लीमैन ना दिखने में सामान्य थे, बहुत खतरनाक आदमी थे, नॉर्मल एक अधीक्षक के पद पर इनको भेजा गया था। इन्होंने क्या किया, 1850 तक सब ठगों को मार डाला, समाप्त हो गई ठगों की प्रथा ही समाप्त हो गई, ठग ही समाप्त हो गए। 1850 तक इन्होंने सबको मार डाला। अब हुआ क्या था, इनकी जो नीति थी, जो इनका एक प्लानिंग होता था, वो क्या होता था, ये देखते थे कि ठग खाए कहाँ पे और इनकी गतिविधियाँ लास्ट किस छोर तक जा रही है। एक सेंटर है जहाँ पे वो रह रहे हैं और अंत में कहाँ कहाँ तक ये जा रहे हैं वहाँ से। तो वो क्या करते थे, उस क्षेत्र की घेराबंदी करते थे। तो इन्होंने नागपुर राज्य की पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी और बैठे रहते थे। अब जो बाहर से अंदर आए वो भी पकड़े गए, जो अंदर से बाहर जा रहे हैं वो भी मारे गए। यहाँ पे अंग्रेजों ने एक कार्य बहुत बढ़िया किया कि जो उनके बच्चे होते थे उनके लिए एक औद्योगिक विद्यालय था जबलपुर में, औद्योगिक विद्यालय था जबलपुर में, वहाँ इनको शिक्षा दिया जाता था, ठीक है, ताकि ये बड़े होकर के लुटेरे ना बने, ठीक। तो इनको पकड़ा कहाँ गया, मेनली नागपुर की सीमा में जबलपुर वाले क्षेत्र में इनको पकड़ा गया, ठीक। आधे को मार डाले, आधे को अंडमान। तो ये 3 प्रकार के सुधार कार्य जो हुए रघुजीत रीति के समय में, बोर्ड में तीनों का नाम मैं लिख दे रहा हूं, है ना, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला सुधार कार्य क्या था, सती प्रथा, सती प्रथा उन्मूलन। दूसरा नरबली प्रथा, ठीक है। तीसरा क्या था, ठगों पर अंकुश। रघुजीत रीति ने कुछ नहीं किया था, है ना, लेकिन उनके समय में हुआ था ये, इसके लिए हमको उनके समय में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तीनों चीज़ें समझ आ गई आपको बहुत अच्छे से। ये 3 चीज़ें हुई हैं इनके समय में, और ये सब क्या हैं, आपको कैसे जानना है इसको, ये सुधार कार्य हैं। सुधार, ये सुधार कार्य हैं, ठीक है। क्या है ये, सुधार कार्य हैं, ठीक।
तो ये सुधार कार्य हो गए। अब आपको ये बस जानना है, ठीक है, यहाँ तक से हमने देख लिया कि रघुजी तृतीय का शासनकाल कैसे चलता था। अब यहाँ से शासन वापस अंग्रेजों के पास कैसे गया, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। अब केवल और केवल 2 क्लास या फिर 1 क्लास में आपका मराठा समाप्त हो जाएगा। चाहता तो टोटल 2 क्लास में हो जाता, लेकिन मैं प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो अगली क्लास में हम जो देखेंगे वो ये है कि रघुजी तृतीय की मृत्यु कैसे होती है, सत्ता एकाएक अंग्रेजों के पास कैसे चले जाती है, लाल डलहौजी का यहाँ पे क्या योगदान रहा ब्रिटिश हुकूमत में, और जो मराठों के लिए एक दर्द बने हुए थे। कैप्टन मेंसल कौन है, यह हमको जानना है। ठीक, तो अगली क्लास में हम देखेंगे सत्ता का वापस से हस्तांतरण। दूसरी चीज जो देखेंगे, एक साथ बता रहा हूं, सूबा शासन की समीक्षा जो 4-5 लाइन में होगी कि सूबा शासन था कैसा, वो क्वेश्चन आता है वहां से, है ना। सूबा शासन की समीक्षा, 12 वर्षों का जो ब्रिटिश हुकूमत था उसकी समीक्षा, और यहाँ पे रघुजी तृतीय के शासनकाल की समीक्षा, ये तीनों एक क्लास में होगा। छोटा छोटा सा चीज़ है, कहानी ही बताता हूँ मैं, कहानी ही बताऊँगा। फिर एक क्लास में क्या रहेगा, इनकी प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, साहित्य, सारी व्यवस्थाओं को हम देखेंगे। उसके बाद अगर आप लोग बोलो तो एक क्लास हम लोग MCQ का करेंगे, जो कि पूरा मराठा इतिहास रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को थोड़ा सा पॉज करूँगा, ठीक है। जब आप लोग बोलोगे तब स्टार्ट करेंगे, हम कुछ दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से स्विच करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ मैसेज करना, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो। आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप सबका धन्यवाद, शुभ रात्रि।